बच्चों, हमारे अध्याय जो है 17वां चल रहा था और प्रश्न उत्तर चल रहे थे उसके, यानी अभ्यास प्रश्न चल रहे थे श्वसन और गैसों का विनिमय के। अब आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें पहला प्रश्न इसमें है, यानी आपका जो बुक का 8वां प्रश्न है और इस वीडियो का पहला प्रश्न है, PCO2 का ऑक्सीजन के परिवहन में क्या प्रभाव होता है। अब यहाँ पर P जो लगाया जाता है, आपको बताया था कि जब आंशिक दाब की बात करते हैं तो फिर हम P लगा देते हैं आगे। तो PCO2 का ऑक्सीजन के परिवहन में किस तरह से होता है कि हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता और ऑक्सीजन की सांद्रता के मध्य क्या किया, एक ग्राफ खींचा जाता है। तो जब हम वो ग्राफ देखते हैं तो वो एक सिग्मोइड ग्राफ होता है ना। उसका ये मतलब है कि जब PCO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो हीमोग्लोबिन की सांद्रता घटती जाती है, और जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि वियोजन वक्र जो है दाईं तरफ खिसकता है तथा PCO2 के कम होने और pH के बढ़ने पर वो बाईं ओर खिसक जाता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन से O2 जो है वो विघटित होती है, ये वियोजन चक्र में जब O2 विघटित होती है उस कंडीशन में क्या होता है कि H आयन जो है वो क्या करते हैं, CO2 के साथ मिलकर के क्या बना लेते हैं, H2CO3 बना लेते हैं। ये अम्ल वियोजित होकर के वापस क्या करता है, H+ आयन उत्पन्न करता है, और ये शीघ्र ही किससे, हीमोग्लोबिन से संयोजन कर लेते हैं। जब इनका हीमोग्लोबिन से संयोजन हो जाता है उस कंडीशन में जो ऑक्सीजन है उसको ग्रहण करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। ठीक है। फिर पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति की श्वसन प्रक्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, पहाड़ ऊंचे होते हैं आप जानते हैं, तो जैसे जैसे हम पहाड़ की ओर या ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो कम होती जाती है। तो जब ऑक्सीजन कम होगी तो हमारे फेफड़ों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो सांस फूलने लगती है। और ज़्यादातर जो पर्वत पे रहने वाले लोग होते हैं उनमें ये रोग पाया जाता है, उनकी सांस फूलती है और जो उनको मानसिक तनाव हो जाता है, उल्टी आती है, सर दर्द होने लग जाता है। ये सारे के सारे जो हैं आपके किसके, हाइपोक्सिया के लक्षण होते हैं। पेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है। तो ऊतकों में O2 की प्रत्यक्ष कमी का होना जो है वो क्या कहलाता है, आपका हाइपोक्सिया कहलाता है। कीटों में श्वसन क्रियाविधि कैसे होती है। जब हमने श्वसन के बारे में बात शुरू की थी तभी हमने बताया था कि कीटों के अंदर क्या होता है, एक श्वसन नली होती है, ये देखिए आप, श्वसन नली होती है जिसके जो सिरे हैं वो रंध्र में खुलते हैं ना, जो श्वास रंध्र कहलाते हैं। और कीट क्या करते हैं, डायरेक्ट वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और डायरेक्ट ही वायुमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भेजते हैं, है ना। मतलब इनमें जो भी कार्य होता है वो डायरेक्ट होता है, इसके लिए कोई अलग से सतह वो नहीं होता है, इनका अंग नहीं होता है। ये देखिए, वायुमंडल से ऑक्सीजन सीधे ऊतकों तक और कार्बन डाइऑक्साइड सीधे वायुमंडल में आ जा सकती है। ठीक है। ऑक्सीजन वियोजन वक्र की परिभाषा दें। क्या आप इसके सिग्मा आकृति का कोई कारण बता सकते हैं। अभी हमने जब 8वां प्रश्न किया था तो उसमें भी हमने यही बात की थी कि जब हीमोग्लोबिन संतृप्तता और ऑक्सीजन के अंदर हम जब ग्राफ खींचते हैं तो वो एक सिग्मोइड कर्व आता है। वो सिग्मोइड कर्व कैसे आता है कि जब आंशिक दाब O2 का 40 mmHg होता है तो उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन की संतृप्तता 75% होती है। यहाँ पे आप देखिए ये 40 है, ये देखिए लगभग 75% इसकी संतृप्तता होती है। लेकिन जब ऑक्सीजन जो है वो उसका आंशिक दाब 100 mmHg हो जाता है, उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन की जो संतृप्तता है वो हो जाती है 97.5% हो जाती है। और ऊतक की और ऑक्सीजन के आंशिक दाब के कम होने के कारण, है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन हो जाता है, जिससे क्या होता है, O2 विमुक्त हो जाती है। ठीक है। और ऑक्सीजन वियोजन वक्र का CO2 व H+ के बढ़ने के साथ साथ दाहिनी ओर खिसकना, ये बोर का प्रभाव कहलाता है और इसीलिए ये सिग्मोइड कर्व जो है वो बनता है। अगला प्रश्न है आपका, क्या आपने अवकायसीयता यानी वही अभी हमने बात की थी हाइपोक्सिया के बारे में, तो उसी के बारे में ही इन्होंने पूछा है इस वाले प्रश्न में भी वापस कि भाई हाइपोक्सिया क्या होता है। आपने सुना है तो हमने पढ़ा है इसमें कि पर्वत में जो रहने वाले, ऊंची जगह पर जो रहने वाले लोग होते हैं उनके अंदर ये रोग पाया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए जो फेफड़ों को ज़्यादा काम करना पड़ता है, सर दर्द होता है, मानसिक तनाव होता है, उल्टी आती है और सांस जो है वो बार बार भर जाती है, तेज़ी से चलने लग जाती है, रोगी बेचैन हो जाता है, डर आदि महसूस करता है।
निम्न के बीच में अंतर बताइए। IRV और ERV। IRV आपका है अंतः श्वसन संचयी आयतन, ठीक है, और ERV आपका है बाह्य श्वसन संचयी आयतन। तो इन दोनों के अंदर तो आप समझ रहे हैं, अंतः श्वसन मतलब जो हमने सांस ली है ना, बलपूर्वक अंतः श्वसन के दौरान जो वायु ली गई वो क्या कहलाती है, अंतः श्वसन संचयी आयतन, और ये लगभग होती है 2500 से 3000 तक मिलीलीटर। और बहिर्श्वसन संचयी आयतन में जो बलपूर्वक बाहर हमने निकाल ली वो जो है टोटल कितनी होती है, 1000 से 1100 मिलीलीटर होती है। फिर है अंतः श्वसन क्षमता और बहिर्श्वसन क्षमता क्या होती है। तो अंतः श्वसन क्षमता होती है वो टीवी प्लस IRV के योग के बराबर होती है, यानी वायु की अधिकतम मात्रा जो कि अंतः श्वसन द्वारा हम ग्रहण करते हैं वो कहलाती है अंतः श्वसन क्षमता। क्षमता कितनी है ना। और बहिर्श्वसन मतलब जो हम बाहर निकालते हैं, है ना, वायु। अब यहाँ पर एक ग्राफ के ज़रिए मैं आपको इसका टोटल बताती हूँ कि क्या होता है। हमने जब पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि फेफड़े की कुल क्षमता जो है 6000 से 8000 के बीच में होती है, यानी कि कुल धारिता जो है ये टोटल ये बताई हुई है, ठीक है। अब इसमें अंतः श्वसन की जब हम बात करते हैं, अंतः श्वसन संचयी आयतन की जब हम बात करते हैं तो ये आपका अंतः श्वसन संचयी आयतन है, तो देख लीजिए लगभग 3000 मिलीलीटर के लगभग होता है। फिर ये आपका जो होता है ये बहिर्श्वसन का होता है, यानी 1000 से 1100, ठीक है। जब ये दोनों, इन दोनों को हम मिला देते हैं, यानी बहिर्श्वसन को मिला देते हैं और अंतः श्वसन संचयी आयतन को, इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो वो हो जाता है जैव क्षमता, जिसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं कि ये जैव क्षमता क्या है। तो ज्वारीय आयतन, अंतः श्वसन संचयी आयतन और बहिर्श्वसन संचयी आयतन, इन तीनों को जब हम मिला देते हैं, इन तीनों का जो योग होता है वो क्या होता है, जैव क्षमता। और फेफड़े की कुल धारिता मैंने अभी आपको बताया है कि फेफड़े की कुल धारिता यानी ये जो जैव क्षमता है ये प्लस जो अवशेषी आयतन है ना, वो ये देखिए, ये तो हो गई आपकी जैव क्षमता यहाँ तक, और ये अवशेषी आयतन। तो जब ये पूरे सब मिल जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, फेफड़े की कुल धारिता हो जाती है। ज्वारीय आयतन क्या है, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 1 घंटे के ज्वारीय आयतन को आकलित कीजिए। अब सामान्य अवस्था में वायु की जो मात्रा अंतः श्वसन द्वारा ली जाती है, बाह्य श्वसन द्वारा निकाली जाती है, वो क्या कहलाती है, ज्वारीय आयतन कहलाती है, जो कि लगभग 500 मिलीमीटर होता है, अर्थात मिलीलीटर होता है ना, गलती से लिखा गया है, ठीक है। अर्थात स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 से 8000 मिलीलीटर वायु प्रति मिनट की दर से या तो लेता है या बाहर निकालता है, ठीक है। और 1 घंटे का जो है वो किस तरह से होगा, घंटे को मिनट्स में बदल दिया यहाँ पे हमने, तो 6000 से 36,000 मिलीलीटर वायु प्रति घंटा से 8000 इंटू 60 को करके 48,000 मिलीलीटर वायु प्रति घंटा। और यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है पूरा हो जाता है। नए चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।